हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन एसजेके में। तो आज की हमारी जो वीडियो है फिर से जो है एमए संस्कृत जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए जो हम वीडियो डाल रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। अगर आप के साथ में कोई भी स्टूडेंट है जो ओपन से KUK से जो भी एमए कर रहा है तो उनके लिए जो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो आज की हमारी जो वीडियो प्रश्न पत्र जो एक है वैदिक संहिता वैदिक साहित्य जो बुक है उसका जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हम इसका करवाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, उपसर्ग सार्थक है या निरर्थक, यास्क के निरुक्त के आधार पर बताइए। तो हमने ये तो पढ़ ही लिए थे कि शब्द नित्य है या अनित्य है, तो ये तो हम वीडियो में पढ़ ही चुके हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें डाल दूँगी इस वीडियो के। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जो उपसर्ग है सार्थक है या निरर्थक, यानी कि यास्क के निरुक्त के आधार पर हमें बताना है। तो यास्क ने शब्द के 4 भेद किए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। प्र, प्रा, क्या इसमें प्र, परा, अप और सम अनु आदि उपसर्ग है जो शब्द या धातु के पहले से जोड़े जाते हैं। या तो ये जैसे प्रधान, पराजित, अपमान, सम्मान, तो ये जो शब्द क्या होते हैं उपसर्ग का अर्थ है जो किसी शब्द को बनाने में जो आगे जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यास्क ने इनकी सार्थकता और निरर्थकता के बारे में निम्नलिखित रूप में विचार किया है। उपसर्ग निरर्थक है, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस मत के समर्थक आचार्य संकटायन है। इनकी अवधारणा की है कि परा और परा, अप, सम आदि उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यानी कि अगर ये अकेले रहे तो इनका कोई अर्थ नहीं है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थानम निराहु, यदि उपसर्ग किसी नाम पर धातु से नहीं मिलते तो वे किसी अर्थ को नहीं कहेंगे, यानी कि अगर उनका मेल धातु से ना हो तो उनका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। जैसे अप उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं है, परंतु मान के पूर्व में जोड़ने से अपमान शब्द का जो है निर्माण होता है, विपरीत निरादर अर्थ वाला है। अतः उपसर्ग तभी सार्थक होते हैं जब उनको शब्दों या क्रियाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, अन्यथा उपसर्ग है उनका कोई अर्थ नहीं है। उपसर्ग सार्थक है। इसमें देखो, निरुक्ता कार्यास्क की अवधारणा है कि उपसर्ग सदा सार्थक होते हैं, चाहे वे स्वतंत्र हो या विद्यमान हो या नाम हो या आख्यात के रूप में जोड़ दिए जाते हो। नाम के आख्यात से पूर्व जोड़ देने से तो उपसर्ग विशेष अर्थ को कहते हैं, जैसे निर उपसर्ग विपरीत अर्थ को बताता है यदि उसे आकार शब्द से पूर्व में जोड़ दिया जाए। पूर्व यानी कि पहले। जो निर है अगर विपरीत अर्थ को बताता है, यानी कि यदि उसे आकार शब्द के पूर्व में जोड़ दिया जाता है तो वो निराकार बन जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ कहलाता है जो आकार शब्द के सर्वथा विपरीत है, यानी कि आकार का मतलब इसका कोई आकार है और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, शब्द के पूर्व में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो विपरीत है। अब नंबर 1 विषय में यास्क ने गार्ग्य के मत को प्रस्तुत करते हुए अपने मत का समर्थन किया है। इसमें उच्चवचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य, यानी कि अर्थात है उपसर्ग उच्चावच अनेक प्रकार के अर्थों को बताने वाले होते हैं, अतः उपसर्ग सार्थक है, वे निरर्थक नहीं, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, वो उनका अर्थ है। उपसर्ग स्वतंत्र रूप में भी सार्थक है, इसी कारण नाम आख्यातयो अर्थ विकारणम, जब हम उपसर्ग नाम और आख्यात के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन देखो, अगर हम उन चीज़ों जो हमारे उपसर्ग अगर हम उनको नहीं जोड़ते हैं तो वो शब्दों का अलग अर्थ देते हैं। जैसे कि आकार भाई किसी चीज़ का जैसा भी आकार है, आयताकार है, चतुर्भुजाकार है, त्रिभुजाकार है, लेकिन अगर हम जो उपसर्ग है उनको जोड़ देते हैं, जैसे हमने निर जो उपसर्ग है जोड़ा तो उसका निराकार हो गया, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि उसका कोई आकार ही नहीं है। तो यानी कि निराकार शब्द जुड़ा है तभी तो उसका जो अर्थ है बदला है।
ठीक है, तो इसका भी कोई अर्थ ही है, यानी कि उसका उपसर्ग का भी जो उपसर्ग है वो सार्थक है, तभी तो उनका अर्थ बदल पाते हैं। यहाँ पर उनके उदाहरण इस प्रकार से दिए, जिस तरह आ उपसर्ग है इधर इधर अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे आ पर्वतात यानी कि पर्वत से इधर, और परा उपसर्ग आ के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, जैसे प्रागत यानी कि उधर चलो, यानी कि प्रागत में तो उधर चलो और प्रागत में परे चला गया। तो इन्हें थोड़े से ही शब्द यानी कि पै का नीचे होना और पै का रा के साथ मिलकर पूर्ण रूप से होना, तो यानी कि पूरे के पूरे जो शब्द है उसके अर्थ को बदल देता है। अभी उपसर्ग सन्मुखता अर्थ को बताता है, जैसे कि अभिगत तवा यानी कि तुम्हारे सामने आ गया। प्रति का उपसर्ग प्रतिकूल अर्थ को अभिव्यक्त करता है, जैसे प्रगत यानी कि वापस चला गया। अति और सु उपसर्ग जैसे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अस्तित्व या अतिबल यानी कि बहुत बल वाला। सुदेव यानी कि श्रेष्ठ देवता। निर और दूर दोनों उपसर्ग अति और सु उपसर्गों के विपरीत अर्थ में आते हैं, जैसे निर्बल और दुराचार। नि और अव दोनों उपसर्ग यंत्र या निग्रह अर्थ में आते हैं, जैसे निपित अवधारणा। उतय उपसर्ग यानी कि इनमें से कुछ अगर हम याद कर लेते हैं तो इस जो क्वेश्चन है तक चले जाते हैं, यानी कि इसका आंसर बना सकते हैं। यानी कि इस तरह से हमें उदाहरण दे दे करके है हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, यानी कि उदाहरण भी इन्हें स्पष्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि उत का उपसर्ग नि और अव के विपरीतार्थक होते हैं, जैसे सम उपसर्ग एकता के अर्थ में, जैसे समपठति, और उसी तरह वी और अप उपसर्ग सम को विपरीत अर्थ में जाते, जैसे विराग और अपमान। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते, और इसके 3 और जो उदाहरण है रहते हैं, जिसमें हम कहेंगे अनुपसर्ग समानता के अर्थ में, जैसे अनुसरित यानी कि जैसा अपि उपसर्ग ससर्ग संसर्ग अर्थ कहलाता है, जैसे सीता अपि सीता भी जाएगी। परि उपसर्ग चारों ओर अर्थ को बताता है, जैसे प्रतिष्ठते यानी कि इसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार के उपसर्गों के स्वतंत्र अर्थ भी है और वे नाम या आख्यात से मिलकर उनका विशेष अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। तो अंत में हमें पता चलता है कि जो उपसर्ग है सार्थक है, वह निरर्थक नहीं है। किसके आधार पर? यास्क के निरुक्त के आधार पर। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अगली इसी प्रकार की या इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, जो क्वेश्चन आपको वीडियो में चाहिए। थैंक यू।